हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं वो लेके आए हैं उत्तराखंड समान नागरिक संहिता पर यानी UCC पर। ये UCC पर जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो भी हम नोट्स या क्वेश्चन की फॉर्म में जो चीज़ें लाए हैं या समझाएंगे आपको, वो सभी आपका जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो प्रवक्ता पद के लिए हो, चाहे रेंजर ACF लौंगिक अधिकारी के पद के लिए हो, या आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा उत्तराखंड में दे रहे हैं तो वहाँ के लिए ये UCC बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिना समय नष्ट किए कि समान नागरिक संहिता क्या है। तो समान नागरिक संहिता क्या है यानी UCC यूनिवर्सल सिविल कोड क्या है। एक समान नागरिक संहिता क्या है। एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिवर्सल में ना होता है सभी के लिए, सिविल कोड यानी आपका नागरिक संहिता। तो ये किससे संबंधित होती है? विवाह, उत्तराधिकार, तलाक, गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून को संदर्भित करता है। यानी UCC का मतलब हुआ कि ये जो सिविल मामले हैं जैसे कि विवाह, उत्तराधिकार, तलाक, गोद लेना, ये सब जो है उनके लिए सभी समुदायों के लिए एक, सभी धार्मिक समुदायों के लिए एक कानून बनाया जाए। इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल सिविल कोड। इस संहिता का उद्देश्य विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करना होता है। तो बहुत सारे आपका धार्मिक समुदाय ऐसे हैं जिनके कुछ व्यक्तिगत प्रथाएं हैं या व्यक्तिगत मान्यताएं हैं, उनको प्रतिस्थापित करके, उनको हटाकर एक सरकारी कानून, एक जैसे कानून बना देना, एक जैसे कानून लगा देना, उसको ही हम कहते हैं UCC, या यही UCC का उद्देश्य है। तो इस तरह से जो भी धार्मिक समुदाय हैं जिन्होंने अपने पर्सनल कोड बना रखे हैं, पर्सनल कानून बना रखे, उनको प्रतिस्थापित करके सभी समुदायों के लिए एक ही कानून बनाना, इसी को कहते हैं यूनिवर्सल सिविल कोड। और यही यूनिवर्सल सिविल कोड बनाने का उद्देश्य होता है। और यह भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है 44 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो कानून है, मतलब जो पार्ट है, हमारा भाग है संविधान का भाग है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकारों से आगे बढ़ के अगले भाग में ये है, मौलिक अधिकार 3 में है। तो अनुच्छेद 44 में अनुच्छेद 12 से 35 तक तो आप जानते हैं मौलिक अधिकार है। उसके बाद फिर 35 से आगे बढ़कर ये जो है शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि अनुच्छेद 44 है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अनुच्छेद 44 ये यूनिवर्सल सिविल कोड या आपका हम कह सकते हैं सार्वजनिक नागरिक संहिता के लिए इसके संबंधित है। तो ये हमारा अनुच्छेद 44 ये सुनिश्चित करता है कि भारत में एक समान नागरिक संहिता हो। लेकिन ये आप जानते हैं DP में है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, तो इसे राज्य लागू करे या ना करे ये राज्य की मर्जी होती है और इसको न्यायिक दायरे में नहीं लाया जा सकता। इसीलिए अभी तक किसी भी राज्य ने यूनिवर्सल सिविल कोड को तैयार या यूनिवर्सल सिविल कोड को लागू या आपका यूनिवर्सल सिविल कोड नहीं बनाई। अब उत्तराखंड में UCC लागू कर दी गई है और उत्तराखंड 27 जनवरी को UCC लागू की है। 27 जनवरी 2025 को हर साल इसी उपलक्ष्य में उत्तराखंड में UCC दिवस मनाया जाए। तो एक ये भी अच्छा प्रश्न है, कब लागू हुई और UCC दिवस किस तारीख को मनाया जाए। और आपका आज़ादी के बाद UCC लागू करने वाला यानी यूनिवर्सल सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा आप देखेंगे गोवा में यूनिवर्सल सिविल कोड लागू है, लेकिन वो राज्य के जब भारत में विलीन होने से पहले का ही ये लागू है, क्योंकि पुर्तगाली वहाँ पर शासन करते थे। पुर्तगालियों ने ये
संहिता लगा रखी है। तो आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। इसी की देखरेख या इसी से प्रेरित होकर कह सकते हैं गुजरात राज्य ने भी, आपने सुना होगा आजकल में, यूसीसी लाने की घोषणा की है। और जो ये यूसीसी पोर्टल जो सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ये देखिए पोर्टल, इसी पर ही सारी गतिविधियां होनी है, यानी ये काफ़ी हद तक ऑनलाइन तरीका है काम करने का। तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा भी इस पोर्टल पर अपनी शादी का पंजीकरण सबसे पहले किया गया। तो इसका यूज़ भी सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। तो अभी जैसे मैंने बताया, गोवा के बाद यूसीसी बनाने वाला या यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है, लेकिन ये वहाँ की पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था। उत्तराखंड आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य होगा। तो इस तरह से ये एक काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है। अब यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो ये स्टार्ट होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 27 मई 2022 को आपका एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। अब राज्य विधानसभा ने जो ये विशेषज्ञ समिति द्वारा जो प्रस्ताव आया था उसे पारित कर दिया 8 फरवरी 2023 को, और 8 मार्च 2024 को इसे राष्ट्रपति महोदय से या महोदया से मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद अक्टूबर 2024 में इसकी नियमावली हुई और नियमावली तैयार हुई, ट्रायल हुए, पोर्टल का भी ट्रायल हुआ, और 27 जनवरी 2025 से ये संहिता लागू हो गई। तो एक बार फिर इस पर नज़र मार देते हैं। 27 मई 2022, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट हो गई। यूसीसी पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। 2 फरवरी 2024 यूसीसी पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 8 फरवरी 2024 राज्य विधानसभा द्वारा, यानी 6 दिन बाद राज्य विधानसभा द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया गया। 8 मार्च फिर दोबारा से ध्यान दिला रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम अनुमोदित कर दिया गया। 12 मार्च को यूसीसी का अधिनियम जारी कर दिया गया और 18 अक्टूबर को यूसीसी नियमावली प्रस्तुत कर दी गई और 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू कर दिया गया। अब आप देखेंगे उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का जो ऐतिहासिक कदम है, इसको ग्राफिक्स की मदद से दिखाई गई है पिक्चर में ये सब। तो यहाँ 27 मई 2000 फिर दोबारा से विशेषज्ञ समिति का गठन, 2 फरवरी को 2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। राज्य विधानसभा ने 6 दिन के अंदर इसको पारित कर दिया, अधिनियम अनुमोदित कर दिया। 8 मार्च को भारत के राष्ट्रपति महोदया द्वारा इसे अनुमोदन कर दिया गया। इसका ये राष्ट्रपति महोदय के लिए ये विधेयक आरक्षित किया गया, तो राष्ट्रपति महोदय ने इसे स्वीकृत कर दिया। फिर आप देखेंगे 12 मार्च 2024 को ये अधिनियम जनता के लिए जारी हुआ, नियमावली प्रस्तुत की गई और 27 जनवरी को ये जो यूसीसी थी उसका जो लागू होना था वो 27 जनवरी यानी 26 जनवरी के जस्ट एक दिन बाद लागू कर दी गई। तो पुनः आपने देख लिया, और इसमें एक जो हेडलाइन है या थीम लाइन है वो है समानता द्वारा समरसता। तो समानता द्वारा समरसता। अब आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड द्वारा जो ये समान नागरिक संहिता का विधेयक प्रारूप तैयार करने के लिए जो एक समिति बनाई गई थी वो किन की अध्यक्षता में बनाई गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की घोषणा की गई थी। ये इसके अन्य सदस्य कौन थे? प्रमोद कोहली जो माननीय न्यायमूर्ति हैं, श्री शत्रुघ्न सिन्हा आईएएस, मनु गौड़ सामाजिक कार्यकर्ता, सुरेखा डंगवाल कुलपति दून विश्वविद्यालय, अजय मिश्रा आरसी आपका जो है इनके सचिव थे, और ये है जो आपका विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षा रंजना प्रकाश देसाई जो आपका सेवानिवृत्त जज थी। इसके बाद आप देख रहे हैं ये है माननीय सदस्य इस समिति के प्रमोद कोहली जी, ये भी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं। और इसके बाद आप नेक्स्ट देख रहे हैं ये है
सदस्य मनु गौर, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये शत्रुघ्न सिंह है जो आईएएस है, ये भी सदस्य रहे इस विशेषज्ञ समिति के, सेवानिवृत्त आईएएस हैं शत्रुघ्न सिंह। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये हैं दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, तो ये भी सदस्य थी इस विशेषज्ञ समिति की जो यूसीसी पर गठित की गई थी। और आगे जो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं ये हैं सदस्य सचिव अजय मिश्रा जी, जो उत्तराखंड के सचिव रहे इस समिति, उत्तराखंड से इस विशेषज्ञ समिति के सचिव रहे। अब आप देखोगे ये जो अधिनियम है इनका थोड़ा सा विवरण देख ले। ये जो यूसीसी है उत्तराखंड की, विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी व अन्य मामलों के लिए जो भी व्यक्तिगत कानून है किसी धर्म या जाति के, उनकी जगह पर लाई गई है। और एक स्पेशल एकीकृत, या एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड, सभी के लिए, इंटीग्रेटेड मतलब सभी के लिए एक नागरिक संहिता है ये, इसीलिए इसे समान नागरिक संहिता कही जा रही है। और ये विवाह, तलाक, उत्तराधिकार व अन्य पारिवारिक मामलों से संबंधित है। अगर आप इस समान नागरिक संहिता अधिनियम के हिस्से देखेंगे, यानी कितने भागों में बांटा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग संबंधित है विवाह से, दूसरा उत्तराधिकार से, तीसरा लिव इन रिलेशनशिप से, और चौथा है मिससेलेनियस यानी मिला जुला। इस अधिनियम में 7 अध्याय हैं, अध्याय भी ध्यान रखेंगे। और धाराएं कितनी हैं? 392। जैसे आप भारतीय संविधान के देखते हैं कितने भाग हैं, कितने अध्याय हैं और कितनी अनुच्छेद हैं या कितने धाराएं हैं, तो बिल्कुल यहाँ भी आप देखेंगे वहाँ 395 अनुच्छेद हैं, तो यहाँ 392 हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 4 यानी 4, 7 और फिर आपका हो जाएगा 392। तो ये आपको तीनों शब्द या तीनों अंक याद रखने हैं, 4, 7, 392। अब ये राज्य के जो ये यूसीसी लागू की गई है किन पर लागू होगी? ये सभी निवासियों पर लागू होगी। उत्तराखंड में जो भी निवास कर रहा है, ऐसी कोई वो नहीं है कि ये इसको नहीं होगा और उसको नहीं होगा, लेकिन केवल जनजातीय समुदायों को छोड़कर। और ये आपका कहाँ पे उल्लेखित है? ये इस विधेयक की, यानी यूसीसी विधेयक जो है उसकी धारा 2, अभी आपने पढ़ा धाराएं कितनी है? 392। तो धारा 2 में ये प्रावधान किया गया है कि ये जो यूसीसी है ये आपका अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 366 और 142 में वर्णित जो या उल्लेखित जो जनजातीय समुदाय है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी पर ये लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एसटी के अधिक और उन व्यक्तियों के समूहों पर लागू नहीं होगी जिन्हें प्रथागत अधिकार भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत संरक्षित है। तो चूंकि अनुसूचित जनजाति की एक विशेष प्रथाएं होती हैं, विशेष कस्टम्स होते हैं जिनको संविधान ने प्रोटेक्ट करने की गारंटी दे रखी है, इसीलिए ये वाली जो यूसीसी है ये अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं है। तो ये आपका जो है 342 और अनुच्छेद 366 25 के तहत आने वाली अनुसूचित जनजातियां और भाग 21 के तहत संरक्षित प्रथागत अधिकार वाले व्यक्ति या समूहों पर यह लागू नहीं होगी। और लागू किन पे होगी? उत्तराखंड का जो भी टेरिटरी है, उत्तराखंड का जो भी क्षेत्र है, कुमाऊं, गढ़वाल, तराई, सभी में लागू होगी। और यहाँ तक कि जो उत्तराखंड से बाहर रह रहे उत्तराखंड के निवासी हैं उन पर भी ये लागू यूसीसी होगी। तो इस तरह से ये यूसीसी, अब इसमें जो है जो सिस्टम बना रखा है वो आपका एक पिरामिड शेप में है। सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे है, यहाँ आप नज़र मार सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये है आपका सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार के बाद फिर आ जाएंगे रजिस्ट्रार, ऊपर देखेंगे तो ये है आपका रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार के ऊपर होते हैं रजिस्ट्रार जनरल। तो सबसे नीचे आपका जो है सब रजिस्ट्रार, एसआर बोल सकते हैं, और उसके बाद आपका होंगे सब रजिस्ट्रार, और सब रजिस्ट्रार के बाद आपका रजिस्ट्रार, फिर आपका रजिस्ट्रार जनरल। तो ये आपका ध्यान रखेंगे कि त्रिस्तरीय एक तरह से ये संरचना है, यानी एक त्रिस्तरीय मॉडल है।
एक जिसको हम कह सकते हैं 3 लेवल पर काम होना है। सबसे निचले लेवल पर जो आम जनता के लिए काम होगा वो होगा आपका, अगर आप इसको कहेंगे तो सबसे ऊपर है, ऊपर से चल लेंगे तो सबसे ऊपर महानिबंधक, फिर आपका निबंधक, महानिबंधक मतलब रजिस्ट्रार जनरल, फिर आपका निबंधक जिसको हम कह देते हैं रजिस्ट्रार, और फिर सब रजिस्ट्रार यानी उपनिबंधक। तो सबसे निचले लेवल पर उपनिबंधक होंगे। ये उपनिबंधक कौन होंगे? तो उपनिबंधक आपके होंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में वीडियो के पेपर भी आप लोग देते होंगे, वीडियो वीपीडीओ, यानी आपका जो ग्राम विकास अधिकारी हैं या पंचायत राज अधिकारी हैं, वो सबसे निचले लेवल पर ग्रामीण क्षेत्र में रजिस्ट्रार का यानी रजिस्ट्रेशन का कार्य करेंगे, चाहे वो शादी हो, चाहे आपका लिव इन रिलेशनशिप हो, चाहे आपका दत्तक उत्तराधिकार हो, दत्तक हो, ये सब आपका निचले लेवल पे आएंगे सब रजिस्ट्रार। गांव के स्तर पर आपका वीडियो या वीपीडीओ, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, गांव के स्तर पर वीडियो या वीपीडीओ जो होते हैं वो होंगे। और अगर नगर निगम में ईओ या आपका कर निरीक्षक, नगर आपका जिन निकायों में होंगे ईओ मतलब एग्जीक्यूटिव अफसर, और उसके अलावा कर निरीक्षक भी नगर निगम में होंगे। इसके अलावा अगर कहीं कैंट एरिया है, छावनी क्षेत्र है, तो वहाँ सब रजिस्ट्रार का काम करेंगे जो चिकित्सा अधिकारी होंगे, संबंधित क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारी, स्थानिक चिकित्सा अधिकारी। तो ये सब रजिस्ट्रार लेवल पर होंगे, ये सारे वीडियो, ईओ, कर अधिकारी और आपका स्थानीय चिकित्सा अधिकारी। इनको आप दस्तावेज दोगे, जो भी गतिविधियां आप, जो भी संबंध में आपको एप्लीकेशन देनी है, तो ये उस एप्लीकेशन की यानी जो भी आप दस्तावेज लगाओगे अपनी एप्लीकेशन के साथ, चाहे विवाह के, विवाह विच्छेद के, लिव इन रिलेशनशिप के, तो इनकी जांच करेंगे। और जांच 15 दिन के अंदर करेंगे, अगर तत्काल करानी है तो 3 दिन में, और 5 दिन के अंदर कोई ना कोई जो भी कमी रह गई होगी उसको स्पष्टीकरण ये मांग लेंगे, उसकी जानकारी मांग लेंगे। और इसके बाद आपका समय पर मेमोरेंडम या आवेदन या नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना ये कर सकते हैं और पुलिस को सूचना दे सकते हैं। इसके बाद विवाह जानकारी सत्यापित होने पर सूचना माता पिता को इनके द्वारा दी जाएगी। लेकिन अगर ये काम सही तय समय पर नहीं करते तो मामला ऑटोमेटिक यानी ऑनलाइन है मामला, अगर सब रजिस्ट्रार तय समय पर काम नहीं करते तो ऑटो फॉरवर्ड रजिस्ट्रार को हो जाएगा। ये रजिस्ट्रार जो होंगे ये एसडीएम होंगे ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के लिए, और कैंट एरिया में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव अफसर जो होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, वो आपका रहेंगे। सब रजिस्ट्रार उन तक पहुंच जाएगा। अब ये जो जांच पूरी करके या तो प्रमाण पत्र जारी कर देंगे, अगर सब रजिस्ट्रार ने काम नहीं किया है, मामला इनको आ गया है तो ये जारी कर देंगे। और उसके बाद अगर सब रजिस्ट्रार के किसी फैसले पर अस्वीकृति है किसी व्यक्ति को, तो वो इनको अपील कर देगा। ये 60 दिन तक उस अपील की जानकारी आगे दे देंगे। और लिव इन रिलेशनशिप या विवाह में जो भी कानूनन प्रतिबंध हैं, वो जैसे विवाह में भी जो एक तरह से दादा दादी इन सब रिलेशन में विवाह की अनुमति नहीं दी गई है, तो इस तरह से अगर कोई उल्लंघन है तो उसकी सूचना ये पुलिस को दे देंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे अगर ये भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते तो ऑटोमेटिक मोड में अब जो चली जाएगी वो चली जाएगी महानिबंधक के पास, ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी, यानी रजिस्ट्रार जनरल के पास पहुंच जाएगी। अगर आपका तत्काल समय तक या सामान्य में जो भी समय दिया गया है उसमें कार्रवाई नहीं होती। ये महानिबंधक जो होंगे वो राज्य सरकार द्वारा नामित नियुक्त अधिकारी होंगे जो कम से कम सचिव स्तर के होंगे, तो कम से कम सचिव स्तर के होंगे और इन तक मामला पहुंच जाएगा। और इन तक जब मामला पहुंच जाएगा तो फिर ये संक्षिप्त जांच कर प्रमाण पत्र या अस्वीकृति के आदेश जारी कर देंगे। तो ये ऑटो फॉरवर्ड होता रहेगा आगे आगे, और इनका जो भी रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध अपील होगी तो उसको भी ये 60 दिन के अंदर निपटा देंगे। तो ये एक प्रक्रिया बनाई गई है त्रिस्तरीय, ट्रिपल लेवल पे। अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही तो ऊपर चला जाएगा ऑटो फॉरवर्ड की स्थिति में। तो सबसे निचले लेवल पर वीडियो, वीपीडीओ, एग्जीक्यूटिव अफसर या कर निरीक्षक नगर निगम में, और आपका स्थानिक चिकित्सा अधिकारी, तो ये रहेंगे। अब ये आपको मालूम ही है विवाह पंजीकरण के 60 दिन के बाद अनिवार्य यूसीसी लागू होने के बाद पंजीकरण
जरूरी है कब, 60 दिन के भीतर। और इसमें एक समय सीमा में निर्धारित की गई है 26 मार्च 2010, यानी आज से 15 साल पहले भी किसी ने शादी की है तो उनको भी अगले 6 महीने तक, ये सबके लिए परेशानी आने वाली है। कई लोगों के लिए हो सकता है ये परेशानी का सबब बन जाए, क्योंकि उस 15 साल पुराने शादी के कार्ड कहाँ से लाएंगे। कईयों के पास होंगे, कईयों के पास नहीं होंगे, या जो भी आवश्यक दस्तावेज है कईयों के पास होगा, कईयों के पास नहीं होंगे। तो 26 मार्च 2010 से लेकर अब तक हुए विवाह का पंजीकरण अगले 6 महीने में कराना होगा। तलाक या विवाह शून्यता के मामले में संबंधित अदालत केस नंबर अंतिम आदेश के बाद दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ये इसमें जो डेट निर्धारित कर रखी है 26 मार्च 2010 की निर्धारित कर रखी है, यानी विवाह पंजीकरण किसी भी परिस्थिति में अनिवार्य है। जिनका विवाह 26 मार्च के 2010 के बाद हुआ है उन, या अगर उन्होंने पंजीकरण करा लिया है तो उनके लिए तो सूचना देना ही पर्याप्त होगा। अगर पंजीकरण नहीं कराया है तो उन्हें फिर से आवेदन करना होगा, और आपका जो है रजिस्ट्रार जो होंगे वो सब रजिस्ट्रार जो होंगे निचले लेवल पे वो 15 दिन के अंदर ही इसके संबंध में निर्णय ले लेंगे। फिर आप देखोगे यूसीसी के अंतर्गत पंजीकरण की अनिवार्यता है विवाह के 60 दिन के अंदर ही, वही फिर मैंने बताया। और 26 मार्च 2000 डेट बार बार मैं बोल रहा हूं, याद अच्छी तरह से कर लीजिए। जो पहले से पंजीकृत हो रखे हैं उन्हें केवल सूचना देनी है, यानी पहले से पंजीकृत व्यक्तियों को केवल अभिस्वीकृति देनी होगी, ठीक है ना। इसके बाद आप देखोगे विवाह के लिए पात्रता भी रख रखी है, न्यूनतम 21 वर्ष। और पहले ये सुनने में आ रहा था कि महिलाओं की आयु 21 वर्ष की जा रही है न्यूनतम आयु विवाह की, लेकिन अभी 18 वर्ष ही है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। दोनों पक्ष मानसिक रूप से स्वस्थ हों, विवाह की अनुमति आवश्यक हो, दोनों में किसी के पास जीवित जीवन साथी ना हो, यानी आपका दोहरी शादी खत्म कर दी गई है। 4 शादियां वाला कंसेप्ट कुछ समुदायों में था, वो आपका इसके जरिए से अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त हो गया। इसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखा गया है कि बहुविवाह अवैध है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया गया है कि किसी के पास भी जीवित जीवन साथी ना हो। अगर किसी के पास जीवित जीवन साथी है तो यह बहुविवाह की स्थिति में आ जाएगा और वो विवाह अवैध हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से ही बहुविवाह को नाम ना लेते हुए ही रोका गया। इसी तरह से निषिद्ध जो संबंध होते, जैसे दादा दादी के, और जैसे हिंदू धर्म में जो मौसा लोगों की शादी है, मौसेरी बहन के साथ, मामा के साथ, ये सब अलाउ नहीं होती, तो कुछ समुदायों में अलाउ होती है। और इसके बाद ये भी अमान्य हो जाएंगी अगर आपका ऐसी कोई शादी होती है। इसमें कुछ रिलेशनशिप दे रखें। बहुविवाह, बहुपतित्व और हलाला, इद्दत और 3 तलाक जैसी परंपराएं अमान्य हो गई हैं। कोई भी बहुविवाह नहीं कर सकता, आपने अभी पढ़ लिया, सुनी लिया। ना ही बहुपति हो सकते हैं किसी के, और किसी भी तरीके से आप हलाला यानी बिना रजिस्ट्रेशन के शादी होगी नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के तलाक नहीं होगा, बिना एक विधि इसके द्वारा स्थापित प्रक्रिया के ना आप शादी कर सकते, ना आप तलाक दे सकते। इन सब की सूचना देनी पड़ेगी। तो ये ऑटोमेटिक ही, यानी बिना विधिक प्रक्रिया से तलाक ही नहीं होगा, तो 3 तलाक अपने आप समाप्त हो जाएगा। यद्यपि इस तरह की कोई बात इसमें उल्लेखित नहीं की गई है। तो विवाह विच्छेद के मामले में 6 महीने के अंदर अंदर आपको पंजीकृत कराना होगा कि भाई हमने विवाह विच्छेद यानी तलाक ले लिया है। तो विवादित मामलों में पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार होंगे। इसी तरह से यूसीसी में उत्तराधिकार के मामले में भी पुरुष और महिला को समान अधिकार है, यानी पुरुषों के साथ साथ जो स्त्रियां हैं उनको भी अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। यानी पैतृक संपत्ति में महिलाओं को जो अधिकार है उनका वो संरक्षित इस यूसीसी से हो जाएगा। तो कुछ मामलों में जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें लिव इन का एक मामला और छूट गया शायद, तो लिव इन में भी यहाँ शायद होगा, लिव इन में भी आप रहेंगे तो उसकी भी सूचना देनी अनिवार्य होगी। तो लिव इन रिलेशनशिप में भी अगर रहते हैं तो उसकी भी सूचना देना अनिवार्य होगा, उसको भी रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा। तो ये आज का वीडियो रहा हमारा। तो ये वीडियो है हमारा उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा, रेंजर, एसीएफ,
लौंगिक अधिकारी सभी परीक्षाओं के लिए, कोई भी उत्तराखंड की परीक्षा देंगे उसके लिए ये वीडियो में दिया होगा यूसीसी का मटेरियल काफ़ी उपयोगी होगा। तो ये जो है आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और इसके बाद फिर अगले दिन रोज आपको एक नया वीडियो देंगे। अगला वीडियो जो आएगा वो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत चुनावों पर आधारित होगा। तो भाई जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है देव दिशा YTCD। इसके अलावा इस जो यूसीसी पे है उस पर कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी आपके इसमें अपलोड किए जाएंगे। तो आपके जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आज की जो हमारा वीडियो है वो यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।